बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, हम पहला लेक्चर अपना बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगा। केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपको पता है कि व्हाट इज़ द केमिस्ट्री। ठीक है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इन विच वी डील्स स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री एट्सेट्रा, जो भी है हम इसके मैटर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं मैटर से पहले आपको एटम पे लेके आना चाहता हूँ। मैं मैटर पे बाद में आऊँगा। मैं बेसिक चीज़ें थोड़ी थोड़ी हिंट दे के आपको साथ चलूँगा। अब ओल्ड डेफिनेशन जो है एटम की और न्यू डेफिनेशन आपको पता है। एटम क्या होता है? ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नॉन डिविजिबल पार्टिकल, और जो न्यू डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग क्या है? एटम इज़ ए डिविजिबल पार्टिकल, जिसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ओल्ड कॉन्सेप्ट ये था कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अब हम क्योंकि मैटर की हमने बात करनी है, तो मैं क्योंकि इसको उसी कॉन्टेक्स्ट में ले जाऊंगा। अब बेटा, मैटर क्या है? हर मैटर जो है वो बनता है एटम से। हर मैटर बनता है एटम से। एटम्स कंबाइन होते हैं और कंबाइंस होके उनसे फिर मैटर्स बनता है। तो हमें एक्चुअली केमिस्ट्री के अंदर क्या करना होता है, हमें देखना ये होता है। एक्चुअली इन केमिस्ट्री वी डील्स विद द मैटर एंड वी ऑब्जर्व चेंजेस इन द मैटर एंड laws that are helpful to these changes। हमें तीन चीज़ें केमिस्ट्री में हमने देखनी होंगी। व्हाट इज़ द मैटर, ये मैटर के साथ हमें डील करेगी, और मैटर में क्या क्या चेंजेस आएंगी, और उन चेंजेस के पीछे कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से लॉज हैं। इन चीज़ों को हमने यहाँ पर केमिस्ट्री में स्टडी करना है। और मैटर्स के लिए मैंने आपको कहा है कि एटम जो है इसका फंडामेंटल पार्ट होता है, और फंडामेंटल पार्ट एवरीथिंग इनसाइड द यूनिवर्स, और इनसाइड द यूनिवर्स एवरीथिंग इज मेड अप फ्रॉम द मैटर एक्सेप्ट एनर्जी। एनर्जी के अलावा बाकी तमाम यूनिवर्स की चीज़ें मैटर से बनी होती हैं। और मैटर्स का जो फंडामेंटल पार्ट है वो होता है एटम्स। और एटम्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? जॉन डाल्टन से आया था। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। आप फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फिर 9th-10th में भी ये चीज़ें तो स्टार्ट हो जाती हैं। तो एक्चुअली जॉन डाल्टन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था एटम का, और अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन एटम इज़ ए न्यूट्रल स्पीशीज़। जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग ये क्या था? न्यूट्रल था। कॉन्सेप्ट इसी ने एटम का दिया था, लेकिन उसका जो उसके ऊपर वर्क था वो उसमें कोई थोड़ी सी मिस्टेक रह गई, कोई थोड़ी सी डेफिशिएंसी रह गई। और फिर आगे आगे विलियम क्रुक्स में थोड़ा थोड़ा चीज़ों को जस्ट टच करूँगा और फिर हम अपने ट्रैक पर आ जाएंगे। विलियम क्रुक्स आया, उसने क्या किया था? उसने इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब उसको डिस्कवर किया था। अब इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब, आपको पता होगा, कॉन्सेप्ट आपके सामने होगा कि वो एक ट्यूब बनी हुई थी, उसमें से बम्बार्डमेंट हुई इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, और फिर उसने देखा कि इलेक्ट्रॉन किधर गए, न्यूट्रॉन की न्यूक्लियस किधर गए, और ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से पढ़ी थी। तो एक कॉन्सेप्ट, उसके बाद एक चीज़ आती थी, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब आई। उसके बाद आ गया जनाब जे थॉमस, और जे थॉमस जो था उसने E/m रेशो ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये हमें बताई। ठीक है, E/m रेशो इसने बताई, और इसने एक मॉडल भी दिया था जे थॉमसन ने, जिसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था? उसने कहा था कि स्पेस के अंदर उसमें पॉजिटिव चार्ज हैं। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस है, उसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन है, उसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन है, उसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन है, और फिर इसकी सराउंडिंग में क्या है?
पॉजिटिव चार्ज हैं यानी कि प्रोटॉन है। तो इस तरीके से इसने एक मॉडल भी बनाया था। ये जे थॉमसन ने ये वाला पम्प पुडिंग मॉडल दिया था, आपने पढ़ा हुआ होगा। फिर गोल्डस्टेन आ गया, और गोल्डस्टेन ने क्या किया था, इसने डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन, ये इसका सेहरा है, ये इसने फिर डिस्कवर किया था। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था फिर जॉन्स चेडविक ने। न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था जिसने, उसका नाम है जॉन्स चेडविक। इसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। ठीक है, और प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया था, गोल्डस्टेन ने। ये चीज़ें आपको सारी पता हैं, मैं जस्ट इसको रिवाइज कर रहा हूँ ताकि हमें, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से ही वास्ता पड़ेगा। और फिर ये तो एक मॉडल था बेटा, पम्प पुडिंग मॉडल। इसको इससे रिलेटेड जो थ्योरी है उसको पम्प पुडिंग थ्योरी भी कहते हैं। और फिर इसके बाद मॉडल आता है रदरफोर्ड का। आप लोग बिल्कुल जानते हैं व्हाट इज़ द रदरफोर्ड मॉडल। इनसाइड द, उसने कहा था न्यूक्लियस एंड आउटर मेस में, ये वाला जो है स्पेस के अंदर इस तरीके से ये इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की इसके अंदर रिवॉल्विंग है, इलेक्ट्रॉन रोटेट करता रहता है। और उसने जो हीलियम के अल्फ़ा पार्टिकल और ये सारी थीरीज़ आपको पता हुआ होगा, हीलियम का अल्फ़ा पार्टिकल क्या था और कैसे ये वाले बना था। फिर आया था बोहर, नील बोहर। फिर इसने एक मॉडल दिया था, उसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियस इनसाइड एंड आउटर इज़ द डिफरेंट shells like this, and in these shells here is the electrons that are continuously rotate, and he also gives the equation, वो थी mvr is equal to nh over 2 pi। ठीक है, ये एक थ्योरी इसने दी थी। और आज इसने क्योंकि डील किया था एनर्जी से, तो अकॉर्डिंग टू दिस इसने डेल्टा एनर्जी इज़ इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, ये भी इसने बताई थी। ठीक है, ये मास ऑफ द जो हमारे पास है उसका एटम वॉल्यूम, उसके बाद उसका है जो फ्रिक्वेंसी, और उसके बाद उसका रेडियस, और एन एच और 2 पाई, ये सारा का सारा कांस्टेंट है। ठीक है, और इसके बोहर थ्योरी क्या थी ये आप लोगों ने बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ होगा। मैं आपको जस्ट बेटा साथ साथ टच करता जाऊंगा कि ये चीज़ें हैं क्या बस। फिर डुअल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन का भी एक कॉन्सेप्ट आया था कि इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक ए वेव और इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक ए पार्टिकल्स, दोनों तरीक़ों से। यानी कि ये सॉलिड मटेरियल के तौर पर भी और वेव्स के तौर पर भी बिहेव करता है। और इसको इसमें जो वर्क किया था वो था आइंस्टाइन। और आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी ये दी थी। फिजिक्स वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी, ये आइंस्टाइन ने दी थी। और इसके अकॉर्डिंग इसने जो इक्वेशन दी थी वो थी थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी में E इज़ इक्वल टू द mc स्क्वायर, ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है। फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई थी, और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी आपको चले मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और कैसे इसने इसको प्रूव किया था कि इसको ये वेव नेचर में। और वो था हमारे पास E इज़ इक्वल टू द एच न्यू, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, ये एनर्जी है, और ये एच क्या है, कांस्टेंट है। एंड वी पीपल आल्सो नो फ्रीक्वेंसी, ये तो है रोटेशन में, और हम फ्रीक्वेंसी को यूं भी लिख लेते होते हैं क्योंकि ये रोटेशन में है। ये अगर वो टू एंड फ्रो मोशन हो तो फिर हम इसकी फ्रीक्वेंसी इस तरीके से भी इसको लिख लेते होते हैं। एंड हमें एक और चीज़ का भी पता है बेटा कि ये जो होती है ना, स्पीड इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। और ये जो फ्रीक्वेंसी है
ये होगी v ओवर वेवलेंथ, ठीक है, लेमडा जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और क्योंकि मैं ये चीज़ें बीच में स्किप करके चल रहा हूँ, इसलिए आपको ज़रा मेरे साथ साथ क्विकली चलना होगा और जो प्रीवियस आपके कॉन्सेप्ट हैं उनको रिवाइज करना होगा। अगर मैं यही जो f की वैल्यू है इसमें पुट कर दूं तो ये बनेगा E इज़ इक्वल टू एच, एफ की जगह पे मैं क्या लगा दूंगा, ये v ओवर लेमडा, ठीक हो गया। और ये v क्या है, इसकी स्पीड है, v क्या है, इसकी स्पीड है। और जो स्पीड है लाइट की उसको तो हम c कहते हैं। अगर हम वेव की बात कर रहे हैं इसका मतलब वो स्पीड ऑफ द लाइट की बात कर रहे हैं, तो फिर ये कुछ ऐसे चलेगा, E इज इक्वल टू द एच सी ओवर लेमडा, ठीक हो गया। और हमारे पास जो E है आइंस्टाइन की इक्वेशन से जो मैंने अभी प्रीवियस आपको बताई थी वो क्या थी, E इज इक्वल टू द एम सी स्केयर, ठीक था। अब मैं E की जगह के ऊपर अगर बेटा आप ये E है इसकी जगह के ऊपर एम सी स्केयर लिख दें तो ये बन गया एम सी स्केयर एच सी ओवर लेमडा। एक सी के साथ एक सी कट हो गया, बाकी रिमेनिंग रह गया एम सी ओवर एच लेमडा। सही हो गया ना, समझ आ गया। और यहाँ से अगर मैंने उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है तो मैं इस वेवलेंथ को इधर ले आता हूँ, एच ओवर एम सी, एच ओवर एम सी। और यही हमारे पास क्या है, ये क्या है, ये था जो हमें डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन जो थी, वेवलेंथ जो डी ब्रॉगली ने कैलकुलेट की थी वो इसी तरीके से ही की थी। और ये इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं कि इसकी वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वेव नेचर इस तरह से प्रूव होती है। उसके बाद एक और भी कॉन्सेप्ट था, वो था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग क्या था, अनसर्टेनिटी थी इसके अंदर। उसने कहा था कि एटम एट ए टाइम या तो वेव के तौर पे बिहेव करेगा या पार्टिकल के तौर पे, एट ए टाइम दोनों उसकी नेचर्स नहीं हो सकती। ये उसका एक कॉन्सेप्ट था। लेकिन जो था आपको पता होगा इसके बारे में, फंडामेंटल सी चीज़ है ये वाली। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था, एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, एंड एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेमडा। ये लेमडा की क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। और फिर हमारे पास मुख्तलिफ जो चीज़ें थीं हम उसके साथ भी इसको कर सकते हैं प्रूव। लेकिन इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि ये क्या चीज़ थी, एनर्जी क्या थी। ये रूल बेसिक से रूल हैं, ये आपको पता होंगे इसके रिलेटेड क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसी के बारे में और फिर जो वेव मैकेनिकल मॉडल है इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट एक अलग से लेक्चर दूंगा कि जो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर है इसके बारे में हम कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक हो गया। तो ये मैं आपको बेसिक सी चीज़ें, इनको आप रिवाइज़ कर लें, अभी करें, और फिर भी अगर उससे रिलेटेड कोई इशू हो तो आप मुझसे क्वेश्चन करें, मैं आपको उसके आंसर करूँगा। अब मैं आपको नेक्स्ट इससे टॉपिक जो है हम उसके ऊपर चलेंगे और वो होगा हमारा क्वांटम नंबर वाला। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।